हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ वीडियोस में हमने कंपनी की सभाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। पिछले वीडियो में वार्षिक साधारण सभा के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने सारी बातें समझी। आज के वीडियो में हम असामान्य साधारण सभा, जिसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के नाम से जानते हैं, उसकी कुछ विशेष बातों के बारे में, प्रोविजंस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि कंपनी में बहुत विस्तृत रूप से कार्य होते हैं और उन कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजरियल ऑफिसर्स को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, निर्णय लेने पड़ते हैं और ये सारी की सारी उसकी सीमाओं के भीतर रहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां इस प्रकार की भी उत्पन्न हो जाती हैं कि उन सीमाओं और अंतर नियमों में परिवर्तन करने के बारे में भी सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है और उनमें परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। और इस प्रकार से अंशधारियों की सभाओं में उसके अनुरूप निर्णय लेने पड़ते हैं, उनमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त जितनी भी सभाएं होती हैं, उन सभाओं के में जो उसके अलावा सारी सभाएं वो असामान्य साधारण सभाएं कहलाती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स कहलाती हैं। प्रथम अनुसूची की सारणी F के नियम 42 में कहा गया है कि वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त सभी साधारण सभाएं असामान्य साधारण सभाएं कहलाती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स कहलाती हैं। कंपनी के सदस्यों की वे सभाएं जो वार्षिक साधारण सभाओं के अंतराल के दौरान होती हैं, असामान्य साधारण सभाएं होती हैं। कोई भी कंपनी जब चाहे अपनी असामान्य साधारण सभा आयोजित कर सकती है, लेकिन किसी भी कंपनी के लिए ऐसी सभा बुलाना और आयोजित करना अनिवार्य नहीं है। ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि एक व्यक्ति कंपनी को असामान्य साधारण सभा बुलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन असामान्य साधारण सभा में किए जाने वाले कार्यों से संबंधित संकल्प की सूचना कंपनी के सदस्य द्वारा कंपनी को दी जा सकती है। तब कंपनी उस संकल्प को कंपनी की साधारण सभा की सूक्ष्म पुस्तिका में लिख लेती है, मिनट्स में लिख लेती है और उस सदस्य से हस्ताक्षर करा लेती है। जिस तिथि को सूक्ष्म पुस्तिका पर सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, उसी तिथि को उस एक व्यक्ति कंपनी की असामान्य साधारण सभा हुई मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि वार्षिक साधारण सभा के अलावा जितनी भी सभाएं हैं, वो सब की सब असामान्य साधारण सभा की श्रेणी में आती हैं। असामान्य साधारण सभा में विशेष कार्य किए जाते हैं, क्योंकि सामान्य कार्य ज़्यादातर एनुअल जनरल मीटिंग में आ जाते हैं। तो साधारण कार्यों के अलावा कोई भी कार्य मद जो उचित समझी जाती है, वो असामान्य साधारण सभा में उन पर विचार किया जाता है। असामान्य साधारण सभा में जो स्पेशल बिजनेस किए जाते हैं, वो उन विशेष कार्यों करने के लिए बुलाई जाती है जिन्हें आगामी AGM तक टाला नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से ये कई बार बुलाई जा सकती है। AGM के अलावा जो वर्ष में अन्य जो अंतराल होते हैं, उन पर बुलाई जा सकती है और उनमें केवल वही कार्य करने के लिए बुलाई जाती है जिनके लिए बुलाई गई है। तो असामान्य साधारण सभा सामान्यतः कुछ कार्यों के लिए जिनमें कंपनी के सीमा नियम में के विभिन्न वाक्यों में परिवर्तन करना हो, जैसे एक कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करना हो, उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन करना हो, अधिकृत पूंजी में परिवर्तन करना हो, पूंजी का रीऑर्गेनाइजेशन करना हो, सदस्यों की लाइबिलिटी में चेंज करना हो, और इन सारे कार्यों के लिए बुलाई जा सकती है। अंतर नियमों में परिवर्तन करना हो, संशोधन करना हो, उसका विस्तार करना हो, संचालकों के ऋण लेने की सीमा बढ़ाना हो, पारिश्रमिक में वृद्धि करना हो, संचालकों को ऋण प्रदान करने या अंकेक्षक नियुक्त करने से संबंधित कोई कार्य हो। इसके अलावा कोई और अन्य मामले में संकल्प पारित करने के लिए जिसके लिए अधिनियम द्वारा अनिवार्य रूप से कोई व्यवस्था की गई हो, तो उन सब के लिए ये असामान्य साधारण सभा बुलाई जा सकती है। अब सवाल उठता है, असामान्य साधारण सभा कौन बुला सकता है? हु कैन कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग?
तो ये स्पष्ट है कि संचालक मंडल स्वेच्छा से बुला सकता है, सदस्यों की मांग पर संचालक मंडल बुला सकता है, और या जो मांग करता सदस्य हैं उनके द्वारा बुलाई जा सकती है, और अधिकरण के द्वारा भी बुलाई जा सकती है। ट्रिब्यूनल भी इस असामान्य साधारण सभा को बुला सकता है। संचालक मंडल के द्वारा स्वेच्छा से बाय द बोर्ड एट इट्स ओन विल ईजीएम बुलाई जा सकती है। कंपनी का संचालक मंडल जब भी उचित समझे ईजीएम बुला सकता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकता है। कंपनी के अंतर नियमों में सामान्यतः यह व्यवस्था होती है कि कंपनी का संचालक मंडल जब भी उचित समझे असामान्य साधारण सभा बुला सकता है। न्यायालय ने भी ये व्यवस्था दी है कि संचालक मंडल को जब भी उपयुक्त लगे, कंपनी के हित में लगे, कंपनी की असामान्य साधारण सभा बुलाई जा सकती है। इसी प्रकार कंपनी के अंतर नियमों में भी यह व्यवस्था होती है कि किसी समय संचालक मंडल की न्यूनतम कार्यवाहक संख्या के बराबर संचालक भारत में नहीं हो तो कंपनी का कोई भी संचालक अथवा कंपनी के कोई भी 2 सदस्य मिलकर कंपनी की असामान्य साधारण सभा बुला सकते हैं। ये वैसे ही बुलाई जा सकती है जैसे कि कंपनी के संचालक मंडल के द्वारा बुलाई जाती है। वे कंपनियां अपने अंतर नियम नहीं बनाती हैं, वे प्रथम अनुसूची की सारणी F के विनियमों को मानती हैं। फलते वे कंपनियां सारणी F के विनियम 43(1) तथा 2 के उपयुक्त प्रावधानों के अनुरूप असामान्य साधारण सभा बुलाने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। असामान्य साधारण सभा बुलाने का संकल्प अपनी सभा में संचालक मंडल या घर बैठे बैठे बाई सर्कुलेशन भी इसका प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। जब कंपनी के संचालक स्वेच्छा से कंपनी की असामान्य सभा को बुलाते हैं तो वे स्वयं उसका एजेंडा तैयार करते हैं, निर्धारित करते हैं। ऐसे एजेंडा में सम्मिलित सभी विशेष कार्यों में प्रत्येक के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण भी संलग्न किया जाता है। सदस्यों की मांग पर संचालक मंडल के द्वारा असामान्य साधारण सभा बुलाई जा सकती है। कंपनी का प्रत्येक सदस्य कंपनी की ईजीएम बुलाने की मांग का अधिकार रखता है। किसी भी सदस्य को कंपनी की असामान्य साधारण सभा बुलाने की मांग करने से किसी भी हालत में रोका नहीं जा सकता। कोई भी सदस्य ऐसी सभा की मांग करने के उद्देश्यों और कारणों को प्रकट करने के लिए भी बाध्य नहीं होता है, किंतु न्यायालय से उसकी मांग पर विचार अवश्य किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने भी यह व्यवस्था दी है कि सभा की मांग करने वाले सदस्यों द्वारा यह बताना अनिवार्य नहीं है कि वे किसी संचालक को क्यों हटाना चाहते हैं। इस सभा की सूचना में भी संचालक को हटाने के कारणों को स्पष्ट करने के लिए वे सदस्य बाध्य नहीं माने जाते। अगर किसी सदस्य ने अंशों पर कॉल मनी, जिसको हम याचना राशि के नाम से जानते हैं, का भुगतान नहीं किया है तो वे ऐसी सभा को बुलाने की मांग नहीं कर सकते और उसमें मतदान भी नहीं कर सकते। इसमें यह भी एक उल्लेखनीय बात है कि कोई भी सदस्य ऐसी सभा की मांग करने का अधिकार केवल इसलिए नहीं खो देता कि उसके अंशों के संबंध में राजकीय प्रापक नियुक्त किया गया है। सभा की मांग का जो अधिकार है वो अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में असामान्य सभा बुलाने की मांग मताधिकार युक्त प्रदत्त अंश पूंजी के कम से कम 10% भाग के धारकों द्वारा की जा सकती है। बिना अंश पूंजी वाली कंपनी की दशा में असामान्य साधारण सभा की मांग के कुल मताधिकार रखने वाले सदस्यों में से कम 10% मताधिकार रखने वाले सदस्यों द्वारा की जा सकती है। इसमें यह भी स्पष्ट है कि यदि कोई एक अकेला सदस्य भी इन अपेक्षाओं को पूरा करता है तो यह अकेला सदस्य भी सभा की बुलाने की मांग कर सकता है। सभा में विचारणीय मामला पूर्वाधिकार अंशधारियों के हितों से अगर सरोकार रखता है तो वे भी सभा की मांग कर सकते हैं या समता अंशधारियों के साथ मिलकर मांग कर सकते हैं। इस प्रकार संस्थागत सदस्य या अंशधारी भी असामान्य साधारण सभा की मांग कर सकते हैं। सदस्यों की मांग पर संचालक मंडल के द्वारा सभा बुलाने के कुछ नियम हैं, जिसमें पहला ये माना जाता है कि सभा के मांग पत्र में सभा बुलाने के उद्देश्य या मामलों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। जो मामला मांग पत्र में नहीं लिखा गया है वह सभा में उठाया नहीं जा सकता। सभा के मांग पत्र पर सभा की मांग बुलाने की मांग करने वालों के सिग्नेचर होने चाहिए। सभा का मांग पत्र कंपनी के रजिस्टर कार्यालय में दिया जा सकता है।
सभा का मांग पत्र अलग अलग प्रपत्रों में हो सकता है, लेकिन प्रत्येक मांग पत्र पर सभा की मांग करने वाले एक या अधिक व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि किसी मांग पत्र में सभा बुलाने के 2 या 2 से अधिक उद्देश्य या मामले लिखे हैं, तो प्रत्येक उद्देश्य या मामले के लिए निर्धारित संख्या में मताधिकार रखने वाले सदस्यों द्वारा मांग पत्र पर हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। यदि कोई 2 या अधिक व्यक्ति संयुक्त अंशधारी हैं और सभा के मांग पत्र पर उनमें से कोई एक या कुछ व्यक्ति ही हस्ताक्षर करते हैं, तो उसका भी वही प्रभाव माना जाता है जैसे कि सभी ने मांग पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। जब कंपनी का संचालक मंडल सदस्यों की मांग पर कंपनी की असामान्य साधारण सभा बुलाने का निर्णय कर लेता है, तो उसको कुछ कार्यवाही करनी पड़ती है, जिसमें उस संकल्प की सूचना सभी सदस्यों को दी जाती है जो सभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं या जिसे प्रस्तुत करने का सदस्यों का इरादा है। उस संकल्प के संबंध में कोई भी विवरण हो तो उसका सदस्यों में प्रसारण किया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि सभा की मांग करने वाले सदस्यों द्वारा अपनी सहमति वापस ले ली जाती है या वे अब कंपनी के सदस्य नहीं रहते हैं, तो भी संचालक मंडल को सभा बुलानी ही पड़ती है। लेकिन न्यायालय द्वारा ऐसी सभा के बुलाने पर अगर रोक लगा दी गई है, तो संचालक मंडल सभा बुलाने से इनकार कर सकता है। न्यायालय ने यह भी व्यवस्था दी है कि यदि कंपनी की असामान्य साधारण सभा वैध कारणों से बुलाना संभव नहीं है, तो संचालक मंडल सभा बुलाने से वैध रूप से इनकार कर सकता है। लेकिन कभी कभी संचालक मंडल सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मामलों पर विचार करने हेतु जब सभा बुलाता है और कुछ मामलों पर विचार का उस सभा में प्रस्ताव नहीं करता है, तो ऐसे में संचालक मंडल सभा बुलाने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता है। मांगकर्ता सदस्यों द्वारा कंपनी की असामान्य साधारण सभा बुलाई जा सकती है। बाय द रिक्विजिशनिस्ट, संचालक मंडल जब सभा नहीं बुलाता है तो कंपनी के निर्धारित संख्या में मताधिकार रखने वाले सदस्य कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी की सभा बुलाने की वैलिड रिक्विजिशन कर सकते हैं। लेकिन संचालक मंडल उस मांग पत्र के प्राप्त होने के 21 दिन के भीतर भी सभा अगर नहीं बुलाता और 45 दिनों के भीतर सभा आयोजित नहीं करता, तो सभा की मांग करने वाले मांग करने की तिथि से 3 माह के भीतर कंपनी की EGM असामान्य साधारण सभा बुला सकते हैं। सभा बुलाने के अधिकार अंशपूंजी वाली कंपनी की दशा में सभा की मांग करने वाले उन सदस्यों द्वारा सभा बुलाई जा सकती है जो कंपनी की मताधिकार युक्त कुल पूंजी का कम से कम 1/10 भाग पूंजी को धारित करते हैं। यदि बिना अंश पूंजी वाली कंपनी है तो सभा की मांग करने के दिन कंपनी के कुल मताधिकार के 1/10 भाग पर अधिकार रखने वाले सदस्य सभा बुलाने का अधिकार रखते हैं। सभा बुलाने की मांग करने वाले सदस्यों द्वारा सभा ठीक उसी प्रकार से बुलाई जाती है जिस प्रकार से संचालक मंडल के द्वारा बुलाई जाती है। उसकी सूचना, विशेष कार्य और उसके व्याख्यात्मक विवरण और संकल्प पारित करने की विधि भी किसी अन्य सभा के बराबर ही होती है। सभा की मांग करने वाले सदस्य सभा की मांग करने के 3 माह की अवधि में ही जब स्वयं सभा बुला सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं बुला सकते। इसकी स्थगित सभा 3 माह बाद भी हो सकती है। सभा की मांग करने वाले सदस्यों द्वारा सभा बुलाई जाने पर सभा के खर्चे, सभा के स्थान के खर्चों समेत सबका भुगतान का दायित्व कंपनी पर होता है। लेकिन यदि सदस्यों द्वारा सभा की मांग करने पर सभा न बुलाने के लिए कोई संचालक दोषी पाया जाता है, तो कंपनी उस संचालक को देय होने वाले शुल्क और पारिश्रमिक की राशि में से कटौती कर सकती है। MCA द्वारा अधिसूचित नियमों में सभा की मांग करने वाले सदस्यों द्वारा सभा बुलाने संबंधी कुछ नियमों का उल्लेख किया गया है। उसमें कहा गया है कि सभा की 21 दिनों की स्पष्ट सूचना होनी चाहिए। सभा की सूचना में सभा का स्थान, दिन, तिथि और समय स्पष्ट होना चाहिए, उसके कार्य निश्चित होने चाहिए और सभा की मांग करने वाले सदस्यों को की सभा पंजीकृत कार्यालय पर अथवा पंजीकृत कार्यालय के स्थान वाले शहर, कस्बे या गांव में ही आयोजित होनी चाहिए। उन्हें ऐसी सभा किसी कार्य दिवस या कारोबारी दिवस को ही आयोजित करनी चाहिए। यदि कोई विशेष संकल्प सभा के संकल्प के रूप में पारित किया जाना है, तो उसकी सूचना में इस बात के स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि मांगकर्ता इसे विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तावित या पारित करना चाहते हैं। सूचना पर सभा की मांग करने वाले सभी सदस्यों द्वारा उनके विधिवत रूप से उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर होने चाहिए।
ऐसी सूचना के साथ प्रत्येक विशेष कार्य के महत्वपूर्ण तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण संलग्न करना आवश्यक नहीं है। सभा की मांग करने वाले सदस्य कंपनी के सदस्यों की सूची मांग सकते हैं। इस सूची में सदस्यों के पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित अंशों की संख्या का उल्लेख होता है। सभा की सूचना भी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा दी जाती है, और अगर भूलवश सूचना नहीं दी जाती है तो या किसी को सदस्य को प्राप्त नहीं होती है तो भी उस सभा की कार्यवाही अवैध नहीं होती है। अधिकरण के आदेश द्वारा भी कंपनी की असामान्य साधारण सभा बुलाई जा सकती है, बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल। अधिकरण कंपनी की असाधारण सभा बुलाने का आदेश कुछ दशाओं में दे सकता है। उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि जब कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त कोई अन्य सभा बुलाना जब आवश्यक नहीं होता है तो अधिकरण आदेश दे सकता है। जब इस अधिनियम या कंपनी के अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की सभा आयोजित करना संभव नहीं हो तो भी ट्रिब्यूनल कंपनी की ईजीएम बुलाने का आदेश दे सकता है। जब इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार सभा का संचालन करना असंभव हो जाता हो तो भी अधिकरण के आदेश के द्वारा सभा बुलाई जा सकती है। अधिकरण असामान्य साधारण सभा बुलाने का आदेश कुछ स्थितियों में दे सकता है। स्वयं की प्रेरणा के द्वारा, ओन मोशन के द्वारा, कंपनी के किसी संचालन के आवेदन पर, कंपनी के किसी ऐसे सदस्य के आवेदन पर जो ऐसी सभा में मतदान का अधिकार रखता है, हकदार है। अधिकरण के द्वारा निर्देश दिया जा सकता है कि ऐसी सभा बुलाने, आयोजित करने और संचालित करने का कोई भी आदेश दे सकता है जो अधिकरण उपयुक्त समझता है। कंपनी को कोई भी ऐसा सहायक या अनुषंगी निर्देश दे सकता है जिसे वह समायोजित समझता है। इन निर्देशों में सभा को बुलाने, आयोजित करने, संचालित करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों और कंपनी के अंतर्नियमों में परिवर्तन, संशोधन करने के निर्देश दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अधिकरण अपने निर्देशों में यह भी कह सकता है कि ऐसी सभा में कंपनी का कोई एक सदस्य स्वयं या परोक्षी के माध्यम से उपस्थित हो तो भी कोरम पूरा हुआ मान लिया जाएगा और सभा वैध मानी जाएगी। अधिकरण के आदेश निर्देश से बुलाई, आयोजित, संचालित की गई सभा को सभी उद्देश्यों के लिए कंपनी की विधिवत रूप से बुलाई गई, आयोजित की गई, संचालित की गई सभा माना जाता है। तो इस प्रकार से अधिकरण के आदेश के द्वारा भी सभा बुलाई जा सकती है। दंड: यदि अधिकरण के आदेश के अनुरूप कंपनी की सभा बुलाई, आयोजित और संचालित नहीं की जाती है तो कंपनी और कंपनी के प्रत्येक उत्तरदायी अधिकारी को 1 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है, और यह दंड तब तक जारी रहता है जब तक कि वो दोष जारी रहता है तो प्रतिदिन 5,000 रुपये तक का अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है जब तक कि ऐसा दोष जारी रहेगा।